नमस्कार रितु जी, आपका विश्व साहित्य सेवा संस्थान के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार है आपका, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। जी। तो रितु शर्मा जी, आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले नीदरलैंड तक आपकी साहित्यिक यात्रा कैसे शुरू? नीदरलैंड तक साहित्यिक यात्रा पहले तो प्रेम यात्रा थी। क्या बात है। जी, क्योंकि अब उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है जानने की कि ये जी यात्रा जी, कैसे संभव हुई। हाँ। आ, परिवार वाले क्योंकि विवाह योग्य आयु हो गई थी और काम भी कर रही थी। जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी और दिल्ली दूरदर्शन पर संचालिका के रूप में कार्यरत थी, तो घर वालों को चिंता हो गई थी कि एक वर ढूंढा जाए। हम्म। तो वर ढूंढा गया। हम्म। फिर घर वालों की सहमति से ये अरेंज मैरिज थी। तो यहाँ उनको हॉलैंड में एक लड़का मिल गया हम्म। और मैं यहाँ आ गई विवाह उपरांत। बात है। लेकिन जो आपने कहा साहित्यिक यात्रा, हम्म। जी हाँ, क्योंकि मेरा पढ़ने लिखने में शुरू से ही बहुत मन रहता था। मैं हमेशा किताबें पढ़ती थी। जब छोटी होती थी तो हमारे घर में उस समय मेरी माता जी पढ़ा करती थी सोवियत भूमि। अच्छा। तो सोवियत भूमि उस समय एक बड़ी किताब होती थी, ग्लोसी पेपर, और उसके जो चित्र होते थे वो बड़े अच्छे होते थे। हाँ हाँ। और उस मेरी माता जी तो पाक कला और सिलाई कढ़ाई बुनाई के उसमें जो पैटर्न आते थे उसके लिए मंगाती थी, लेकिन उसमें बच्चों की कहानी और रूसी भाषा का एक पेज उसमें आता था जिससे हिंदी और रूसी सीख सकते थे। तो वो बहुत आकर्षित करता था, तो ऐसे ही थोड़ा से पढ़ने की लालसा बनती गई। फिर जब हम लोग सेकेंडरी स्कूल में आए तो मेरी अध्यापिकाएं बहुत अच्छी थी, मेरे पास संगीत था। हम्म। तो उस समय जो स्कूल में आप जानते ही हैं छोटे मोटे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं या कुछ, तो उसमें भाग लेती थी। हम्म। फिर यही यात्रा चल के आगे थिएटर से जुड़ी। जब मैं कॉलेज पहुंची तो श्री राम सेंटर दिल्ली का जो मंडी हाउस है वहां पर लायंस क्लब के साथ जुड़कर थिएटर किए। और साथ ही साथ क्योंकि दिल्ली दूरदर्शन में भी उस समय पत्रिका और साहित्यिकी कार्यक्रम आता था, जो कुबेर दत्त जी, बाद में शरद जी थे उसके डायरेक्टर। तो ये जितने साहित्यकारों को मैं पढ़ती थी उनसे ही साक्षात्कार मेरा होता था उस कार्यक्रम में। तो जो उनको पढ़ती थी, बार बार पढ़ती थी, तो और ज्यादा मन करता था पढ़ने का और लिखने का। जी जी। तो वहां से शुरुआत हुई, नवभारत टाइम्स में लिखना शुरू किया। उस समय दुनिया मेरे आगे जनसत्ता में आता था एक कॉलम, ओम थानवी जी जो हुआ करते थे वो उसके प्रधान संपादक थे। तो ऐसे लिखना शुरू किया और ऐसे ही शुरू हुई यात्रा भारत से। क्या बात। और तो भारत में आप दिल्ली से हैं? हाँ, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी जी। और शादी के वहीं ही बाद। नौकरी। हाँ, क्या बिल्कुल बात। दिल्ली से बहुत हूँ। खूबसूरत, वही कहते हैं कि किस्मत जहाँ जिसे ले जाए। जी। हाँ हाँ। तो नीदरलैंड में पहले से कोई आपका था? नीदरलैंड में मेरी जो सबसे बड़ी बहन है उनके जो पति थे उनकी अम, क्या कहें कि ट्रेवल एजेंसी थी। तो जो मेरे पति हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर दिनेश नारायण पांडे, उनके जो फूफा जी थे वो मेरे जीजा जी के घनिष्ठ मित्र थे। जी। लेकिन वो ऐसे मजाक में कहा करते थे कि हम इसे अपने यहाँ ले जाएंगे, हम्म। लेकिन पता नहीं था कि सच में ले जाएंगे। जी। तो इस तरीके से हाँ यहाँ आना हुआ। और क्योंकि मेरा विवाह एक गिरमिटिया परिवार में हुआ है, तो मेरे पति जो हैं वो चौथी पीढ़ी हैं यहाँ पर गिरमिटिया की, नीदरलैंड में। और सूरीनाम, जी। आपको पता ही है, सूरीनाम गए थे लोग, जी। तो वहां से नीदरलैंड आए। जी। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी जर्नी है आपकी। और उत्सुकता हो रही है कि आगे जाने हम आपके बारे में। तो आप प्रवासी जीवन में हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति को कैसे जीवंत बनाए रखती हैं? ये तो सबसे पहले तो ये एक चुनौती थी मेरे लिए ना, जी। क्योंकि उस समय, आज से 22 साल पहले, नीदरलैंड के बारे में जानती नहीं थी। नीदरलैंड है, हॉलैंड है, क्या है, कुछ नहीं पता था। सूरीनाम के बारे में भी नहीं जानती थी। तो एकदम अनजानी भाषा थी, दोनों अनजाने देश थे। हम्म। तो सबसे पहले तो मेरे लिए जो एक सबसे बड़ा प्रश्न कहिए या चुनौती थी कि जब मैं यहाँ आई तो मुझे यहाँ की संस्कृति से तालमेल करना था, यहाँ की भाषा को पहचानना था।
क्योंकि परिवार में सब लोग या तो सरनामी हिंदी बोलते थे, लेकिन जो चौथी जनरेशन थी उसमें से ज्यादातर लोग डच ही बोलते थे। क्योंकि जो पहली पीढ़ी जो गई थी 152 साल पहले सूरीनाम भारत से, वो सब लोग 5 साल बाद वो उन लोगों को डच नागरिकता मिल गई थी। और क्योंकि वहां पर हिंदी स्कूल उस तरीके से नहीं थे जैसे दूसरे देशों में है, और अभी नीदरलैंड में भी उस तरीके से नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी यहाँ की संस्कृति और भाषा को आत्मसात करना। कुछ कुछ वर्ष इसको आत्मसात करने में लग गई। जब मैं ढल गई, भाषा को आत्मसात कर लिया, तो बच्चे हो गए। तो बच्चे हो गए तब उसके बाद लगा कि नहीं, अब इन्हें इनकी मातृभाषा सिखानी चाहिए, क्योंकि डच तो इनकी पितृभाषा है और मातृभाषा तो हिंदी है, क्योंकि मेरा पूरा परिवार भारत में है और ससुराल यहाँ है। तो बच्चे डच आराम से यहाँ सीख सकते थे, हिंदी के लिए एक लड़ाई थी। तो मुझे लगा नहीं, बच्चों के होने के बाद जब मैं मुझे लगा कि मेरे बच्चों को हिंदी आनी चाहिए, तो जब मैं उनको सुनाती थी लोरी जो हमने सुनी थी बचपन में, तो उनको मैं वो लोरी हिंदी में सुनाती थी, फिर उसी का ही अनुवाद करके डच में सुनाती थी। क्या बात है। हाँ, ऐसे धीरे धीरे समय गया। और जो मेरे पति हैं डॉक्टर दिनेश नारायण पांडे, उनको भारत और भारतीय सभ्यता से बहुत लगाव है, तो उन्होंने अपने आप से संस्कृत और हिंदी पढ़ना बोलना सीखा था मेरे आने से पहले ही। तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि मैं बच्चों के साथ हिंदी बोलती हूँ और अपनी संस्कृति को कायम रख रही हूँ। थोड़ा धार्मिक परिवेश भी हमारे घर में है, जी। तो इसलिए हिंदी को कायम रखना मुझे लगा कि बहुत जरूरी है। और यहीं से शुरुआत हुई हिंदी की, यहाँ प्रचार प्रसार की, सिखाने की। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो आपके अनुसार प्रवासी साहित्य की क्या विशेषता होती है जो उसे मुख्य धारा से अलग करती है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और लोग अक्सर इस बारे में बात करते भी हैं। पर साहित्य है, साहित्य सिर्फ साहित्य होता है जो सबके हित में लिखा जाए, है ना। लेकिन हाँ, क्योंकि हम प्रवास में बैठकर रहकर लिखते हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती कहिए या सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो होती है वो ये होती है, जब आप अपने स्थान से हटकर किसी दूसरे स्थान में परिवेश करते हैं या देश में परिवेश करते हैं, तो वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के चाल चलन, परिवेश को चाहिए कि आप अपनी लेखनी में उतारें, और जहां से आप आए हैं, जिन जिन पाठक के लिए आप लिख रहे हैं, उन तक यह पहुंचाएं, तो एक सेतु का काम करें। ठीक है। अगर तो आदान प्रदान होना चाहिए, संस्कृतियों का भी, भाषा का भी और साहित्य का भी। तो जब हम प्रवासी साहित्य कह देते हैं, तो इसमें बहुत आवश्यक हो जाता है कि जब हम अपनी कहानी लिखें या बच्चों के लिए लिखें या कविता लिखें, उसमें कहीं ना कहीं इस संस्कृति, इस परिवेश का जिक्र हो। यही जो चीजें हैं, ये प्रवासी साहित्य को अलग करती हैं। और आपको देखने को भी मिलेगा, मेरी कुछ कहानियां हैं, जैसे परवरिश कहानी है, जो मेरे जैसी एक माँ की कहानी है कि उसकी बेटी बड़ी हो गई है और इस स्वच्छंद परिवेश में पली बड़ी है। तो जब बेटी पहली बार अपने दोस्तों के साथ दूसरे देश घूमने जा रही है हॉलैंड से, तो माँ जो है, माँ तो माँ है, जी। और वो बच्ची जो है वो पूरे स्कूल में एक भारतीय बच्ची है, सभी यूरोपियन बच्चे हैं, गोरे बच्चे हैं। तो माँ ने इन 20 वर्षों में, 21 वर्षों में जो स्वच्छंदता देखी यहाँ पर, उसको डर था कि कहीं मेरी बेटी मेरी परवरिश को भूल ना जाए, जो मैंने बच्चे को संस्कार दिए हैं, कैसे रहना है, उठना है, बैठना है। एक एक जो हदें मैंने बच्चों को सिखाई है कि आप यहाँ तक रहेंगे, कहीं वो टूट ना जाए। जी। और वो बच्ची जो 5 दिन वो स्पेन में रहती है अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ, वो 5 दिन उस माँ के कैसे कटते हैं कश्मकश में, उस पर आधारित है ये कहानी। लेकिन माँ है, ये बेटी बात ने आकर तो कहा। मुझे वो एक मूवी याद आ रही है जो शाहरुख खान और काजोल वाली थी,
जब वो कुछ दिनों के अच्छा। लिए वहां जाती है और उसकी माँ को भी चिंता हम्म, होती है कि बच्ची को अकेले दिल कैसे। वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बच्ची जब 5 दिन वो माँ क्या करती है, हम्म, कह तो नहीं सकती डायरेक्ट बच्ची से कुछ भी, तो वो बच्ची जब जा रही है, हम्म, तो एयरपोर्ट पे जब उसको छोड़ने जा रही है पिता के साथ, तो हम्म, वो चुपके से उसके पर्स में निरोधक गोली डाल देती है, एक पैकेट में बंद करके। हाँ, 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 और वो कहती है कि आप जब वहां पहुंच जाओ, जरूरत पड़े तो इस पैकेट को खोलना। हम्म, अब बच्ची पहले दिन तो नहीं खोल पाती, लेकिन उत्सुकता में दूसरे दिन जब खोलती है तो वो देखती है। हम्म, और ऐसे समय बीतता है, जब वो घर आती है हम्म, तो एक कांच की गुड़िया स्पेन से लेके आती है। जो हम्म, माँ बोलती है, तो अरे तुम इसको ऐसे ही लिया, इसको तो बहुत संभाल के डालना था, ये कांच की है। तो बोली, मम्मा, जैसे मैं इस गुड़िया को स्पेन से यहाँ तक संभाल के लाई हूँ, हम्म, वैसे ही मैं भी आपकी गुड़िया हूँ, और आपकी परवरिश को यहाँ वहां से यहाँ तक संभाल के लाई क्या बात है। हूँ। इतना गहरा मीनिंग है। मतलब बच्चे ना कहते हैं कि पेरेंट्स के, माता पिता के ही माता पिता होते हैं। मतलब वो इतने ज्यादा समझदार होते हैं, फिर भी माता पिता को कहीं ना कहीं डाउट होता है कि पता नहीं हमारा बच्चा दुनिया के हिसाब से बड़ा हो पाया है या नहीं हो पाया है। तो जी जी। और हम बहुत। भारतीय माँ है ना अनसुईया जी, तो हमारे अंदर आप भी माँ हैं और आप भी प्रदेश में रहती हैं, तो कहीं ना कहीं, चाहे एक छोटा सा ही कोना, कहीं ना कहीं इस डर से बना है। बना है, बिल्कुल बना है। जी और लगता है कि मतलब ऐसी कोई भी घटना ना घटे उनके साथ कि वो मुसीबत में आ जाएं, वो परेशानी में आ जाएं। जी जी का जी पूरा भविष्य आगे पड़ा हुआ है, तो अपने संस्कारों की ही हिदायत दें या उनके फ्यूचर की हिदायत दें, उन्हें सिखाते जरूर हैं हम लोग कि बच्चे, जी। हाँ, सही राह पर चलिए। जी, बहुत अच्छी कहानी थी आपकी और बहुत ही मीनिंगफुल थी, स्पेशली माओं के लिए। तो शुक्रिया। जी, हम्म, आप किन माध्यमों से नीदरलैंड में हिंदी को बढ़ावा देने का कार्य कर रही हैं? तो कहानियां तो आप लिखती हैं, ये तो पता ही चल गया। और कौन कौन से जी। माध्यम हैं जिनके साथ आप हिंदी को लेकर चलती हैं? मेरी एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन, एक संस्था है हम्म, जो हिंदी का प्रचार प्रसार करती है। सिर्फ प्रचार प्रसार नहीं करती, शिक्षक भी तैयार करती है हिंदी के। क्या बात है। तो जब मैंने जैसे बताया, बच्चों से शुरुआत हुई थी उनको, उनके लिए हिंदी सिखाने की, तो कुछ लोग या परिवार के लोग, क्योंकि मेरा पूरा ससुराल यही है, और हम जो गिरमिटिया लोग हैं सूरीनाम से यही नीदरलैंड में आए हैं, तो लगभग 3.5-4 लाख के आसपास हम लोग यहाँ हैं परिवार की तरह। तो जब सबको परिवार में पता लगा कि मुझे हिंदी आती है और मैं भारत से आई हूँ, हालांकि परिवार के दूसरे सदस्य भी यहाँ हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत थे, लेकिन उनको लगा कि मैं सीधा आई हूँ तो मुझे शायद मैं और अच्छे से इस पे काम कर सकूं, तो अ, बच्चों के साथ शुरू किया ऑनलाइन। और कोरोना टाइम में तो हम लोगों को ये मौका ही मिल गया था बहुत आसानी से। तो जब हम लोग हिंदी सिखाने लगे, तो फिर सूरीनाम हिंदी परिषद से जुड़ी, नीदरलैंड हिंदी परिषद से जुड़ी। तो यहाँ के जो अध्यापक थे, उनको हिंदी ज्ञान पूरा था, जी, वो पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, लेकिन जब वो उच्चारण करते थे या वाक्य विन्यास बनाते थे, तो वहां उनको बहुत मुश्किल होती थी। मैं जाता हूँ, जाती हूँ, भूतकाल भविष्यकाल, इन सब चीजों के लिए उनको बहुत समझना पड़ता था। तो धीरे धीरे मैंने बोलचाल की भाषा से हम लोगों ने शुरू किया, फिर किताबों पर। उसके बाद क्योंकि उनको ज्यादातर उच्चारण में गलती आती थी, और वो जब उच्चारण गलत करेंगे तो वाक्य विन्यास गलत हो जाएगा लिखने में ना, तो मैं उनको डच वाक्य देती थी कि आप इनको हिंदी में कीजिए, जी। और हिंदी के वाक्यों को डच में तो उनके लिए आसान था, तो मैं उल्टा देती थी, तो वो ऐसे सीखते हैं। तो धीरे डच धीरे उनका में भी हौसला। लिखने के लिए देती थी आप? डच जी। लिपि में हिंदी लिखने के लिए देती थी? नहीं नहीं नहीं। हाँ। जैसे डच का कोई वाक्य है, हम्म, समझ लीजिए, जैसे मैं कह रही हूँ, इक खानार हाउस, हम्म, ये डच है। हम्म, अब इसको आप हिंदी में अनुदित कीजिए, हम्म, तो वो हिंदी में क्योंकि जो डच की जो व्याकरण है, वो हिंदी के थोड़ा पास है। अच्छा। हाँ।
हाँ। और अंग्रेजी से दूर है, क्योंकि यूरोप में तो अंग्रेजी की भाषा ही नहीं है, हाँ। केवल पर्यटन की भाषा अंग्रेजी है ना। हाँ। तो एक खा नार हैज, हम्म। मैं घर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो वो इसको हिंदी में उच्चार लिखेंगे, मैं घर एक खा नार हैज। तो जो पीछे का जो वर्क बोर्ड है वो आगे आ जाएगा, तो थोड़ा सा पलट के उनको समझ आ जाएगा। जी। शुरू में उन्होंने बिल्कुल शाब्दिक अनुवाद किया जो गलत रहा, हाँ। फिर हाँ। ऐसे शुरू किया, हाँ। फिर उसके बाद उनको प्रेरणा दी कि आप दिनचर्या की बातें लिखें। हम्म। आप सिर्फ 10 लाइन लिखें, आपने क्या बात, 10 शब्द लिखें या 10 लाइन लिखें कि आपने क्या क्या किया। हम्म। ऐसे धीरे धीरे शुरुआत हुई। हम्म। उसके बाद उनको गोष्ठियों में आमंत्रित किया, वो छोटी कहानियां लिखते थे तो उनको मैं आराम से संशोधित कर देती थी, तो कहानियां छपवाई उनकी, दूसरी गोष्ठियों में उनको शामिल किया। इस तरह करके मेरी 4 जो सूरीनाम की विद्यार्थी हैं, कार्मन जी की पुस्तक आ गई, शर्मिला रामरतन जी की पुस्तक आ गई, सांद्रा लुतावन जी की पुस्तक क्या आ गई, बात है। और अभी हाल ही में लैला हरिद्वार जी की पुस्तक भी आ गई है। तो हम्म। ऐसे करके उनकी पुस्तकें भी आ गई। हम्म। और अब कोरोना के इन 10 सालों में भारतीय बहुत आए हैं यहाँ पर ना, जी। भारत से जो लोग आए हैं, तो हम्म। वो लोगों के विशेष आग्रह पे, ऋतु जी हमें डच सिखाइए। हम्म। तो अब यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं हिंदी के माध्यम से उन्हें डच सिखा रही हूँ। हम्म। लेकिन जो डच लोग हैं, अगर वो हिंदी सीखना चाहते हैं तो वो भी उस माध्यम से सीख सकते हैं। ठीक सकते और हैं। बाकी तो नीदरलैंड की लोक कथाएं, नीदरलैंड की चर्चित कहानियां, हम्म। उपन्यास, उन सब का अनुवाद और कहानियां चली रही हैं। बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर। आप सचमुच में डच और हिंदी का जो सेतु बना रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे कि भविष्य में ये एक अच्छा सेतु बनेगा। और मैं जी आपकी वीडियोस भी देखती हूँ जो आप सोशल मीडिया में डालती हैं, डच से हिंदी और हिंदी से डच सीखने का। जी तो जी आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने किसी स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ हिंदी या भारतीय संस्कृति पर आधारित कोई सहयोग कार्य किया है? जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि सूरीनाम हिंदी परिषद और हम्म। नीदरलैंड हिंदी परिषद के साथ तो मैं काम कर ही रही हूँ, और अपना मेरा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन भी है। उसके साथ साथ विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, हम्म। अ, केंद्रीय सचिवालय जो है, हम्म। उनके साथ मिलकर मैं काम कर रही हूँ। हम्म। तो हम दोनों के संयुक्त तत्वाधान में बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित हो चुके हैं। हिंदी की अभिव्यक्ति हम्म। और हिंदी साहित्य में अभिव्यक्ति, 2 प्रोग्राम हमारे जाते हैं, माह में 2 जाते हैं, दूसरे और चौथे शनिवार को। तो उसमें हम लोग विदेशों में जो हिंदी पढ़ा रहे हैं, आपने भी उस जी। कार्यक्रम में भाग लिया है, आपको भी पता है। तो उस तरीके से हम लोग जो विदेशों में हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो लोग हिंदी पढ़ा रहे हैं, उन अध्यापक और अध्यापिका या छात्र छात्राओं को हम लोग उसमें सम्मिलित करते हैं। और विदेशों में जो हिंदी पढ़ाते समय उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और किस ढंग से वो लोग प्रेरित करते हैं कि हिंदी पढ़ने वाले बढ़े, तो इस संदर्भ में हम लोग काम करते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो मोरोसिस के साथ में आप मिलकर जो कार्य कर रहे हैं ये अद्वितीय है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये कार्य जो चल रहा है, ये मोरोसिस इसमें काफी अग्रसर है और नाम है काफी। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है हिंदी के ये लिए। तो जो मॉरिशस की महासचिव है आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, उनका ही सानिध्य कह लीजिए, जी। कि उनको मेरे साथ कार्य करना अच्छा लगता है। नहीं नहीं, ये तो आप ये उनका आभार लगता है। है कि सभी को आपका स्वभाव और आपका व्यक्तित्व जो है वो खुद बोलता है। जब आप बोल रहे हैं तो मैं भी अब बहुत धैर्य और शांति मतलब मेरे अंदर आ गई है कि नहीं, ऋतु जी बोल रही हैं, पहले बोल मैं बोलती हूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल सवाल की ओर कि आपने अपने कार्यों के माध्यम से किन किन सामाजिक या सांस्कृतिक विषयों को प्रमुखता दी है? देखिए, हमारी जो एक और संस्था है मेरे पति की, जिसका नाम है मैत्री। मैत्री हिंदी शब्द है, लेकिन उसका जो फुल फॉर्म है डच में वो है मैत्री फ्रिंड्सहाफ फॉर इदरेन, मित्रता का हाथ सबके लिए। जी जी तो जी। जब हम लोग यहाँ आए,
जब मैं यहाँ आई, डॉक्टर साहब तो पहले से ही यही थे। जब मैं यहाँ आई तो उस समय भारतीय नहीं थे। आप यकीन मानेंगे, जिस शहर में मैं रहती थी, जब हम लोगों का इनबर्गरिंग हम लोग कहते हैं, जब डच नेशनलिटी मिलती है तो एक सेरेमनी होती है, और उस सेरेमनी में मैं एक अकेली थी। किन लोगों को फिर नागरिकता दी जाती है जो दूसरे और कंट्रीज से आए हुए होते हैं वो, मतलब भारत से हाँ, कोई जाता नहीं है वहां पे? नहीं, उस समय भारतीय थे लेकिन बहुत कम थे, क्योंकि सूरीनामी हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा थे यहाँ पर। और उस समय आज से 20-22 साल पहले नीदरलैंड हॉलैंड को कोई ज्यादा जानता भी नहीं था, सूरीनाम को भी नहीं जानता था। ये कोरोना काल के समय मैंने इतने साल परिवार में रहने के बाद, और एक ऐसे परिवार से आई हूँ जिन्होंने बहुत ज्यादा सामाजिक कार्य किए हैं जी। सूरीनाम में रहकर भी। जी। डॉक्टर साहब के जो आजा थे, वो उस समय मंत्री बने वहां पे, सांस्कृतिक मंत्री 1950 में, जिस समय डच शासक थे। और हाँ। वो भारत से पढ़ाई करके गए थे, फिर लाइडन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे यहाँ नीदरलैंड में। और उसके बाद 1962 में वो वहां पर सूरीनाम में सांस्कृतिक मंत्री बने, और बाद में उद्योग मंत्री भी रहे। तो जिस समय वो सांस्कृतिक मंत्री बने, उस समय उनको लगा कि अभी मैं एक ऐसे पद पर हूँ कि मैं अपनी भाषा, संस्कृति और हिंदुस्तानी भाइयों के लिए यहाँ बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने उस समय भारतीय दूतावास को कह के भारत से शिक्षक बुलवाए थे हिंदी के लिए। तो उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक, जिन्होंने आजीवन सूरीनाम में ही रहकर हिंदी की सेवा की, वो थे बाबू महात्म। वो 3 साल के लिए भारत से गए थे, हाँ। लेकिन उनको सूरीनाम से इतना प्यार हुआ, और सूरीनाम में हिंदी पढ़ने वालों को उनसे प्यार हुआ, कि वो आजीवन वहीं रहे। तो ऐसे परिवार से मैं आई हूँ, और आज भी भारतीय दूतावास के लिए हमारे परिवार का घर है, हम्म। जिसको हमने किराए पे दिया हुआ है। तो यहाँ आके भी हमको लगा कि जो कठिनाइयां हमें हो रही, मुझे हुई उस समय, आने वाले लोगों में, चाहे वो किसी भी भाषा के, किसी भी देश के लोग हों, उनको नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले एक संस्था बनाई, ममा औख्तन, जिसमें हम लोग करते थे, जितनी भी प्रवासी महिलाएं होती थी उनको डच सिखाना, और डच सिखाने के साथ साथ कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ताकि वो इस समाज में घुल मिल जाए ना। तो ये सब सिखाते थे। जैसे अब आप आए हैं यहाँ पर, आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो बच्चों के लिए कहाँ जाएंगी, बच्चा होने के बाद आप कहाँ जाएंगी, कहाँ पर आपको बच्चे को टीके लगवाने हैं, अगर आप कहीं काम करती हैं तो वहां पे अर्जी कैसे देंगी, आपके अधिकार क्या क्या है, इन सब चीजों को हम लोग करते थे। और इसी तरह माइदन क्लब था, गर्ल्स क्लब, 13 से 16 साल की बच्चियों के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया में बच्चे बहुत उलझे रहते थे। और क्योंकि नीदरलैंड में भी बहुत सारे विभिन्न देशों के लोग हैं, तो कई बार बच्चे जो है तालमेल नहीं बिठा पाते आपस में, जब तक एक दूसरे से बात ना करें ना। सही बात है, जब तो तक कम्युनिकेशन ना हो तो कैसे बच्चे हाँ, कर पाएंगे? बिल्कुल। तो इसीलिए माइदन क्लब की स्थापना की, ताकि जो बच्चियां हैं वो एक साथ इकट्ठी हो। तो उसमें भी ये था, कुछ हम लोगों ने आज कुकिंग किया है, आज हम लोग कुछ कढ़ाई करेंगे, लैंग्वेज पढ़ेंगे, ऐसे कुछ करके हम लोग करते थे। तो ये बहुत अच्छा रहा। उसके बाद अब जैसे हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें थोड़ा सा और समय मिल रहा है, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, बहुत पहले से हमारे जो मंदिर है यहाँ पर सूरीनाम लोगों के, लगभग 50 सनातन धर्म के मंदिर हैं, तो वहां पे वो निशुल्क ये शिविर जानना लगाते हैं। चाहती हूँ, 50 मंदिर हैं लेकिन लोग नहीं हैं भारतीय? हम क्योंकि सूरीनाम भारतीय पहले विरोधाभास आए ना लग रहा यहाँ। है। अच्छा, सूर्य वाले जो भारतीय थे वो मंदिर बनवा हाँ, वो मेंटेन करते थे जी। क्या था कि सूरीनाम जो था 1975 तक नीदरलैंड की कॉलोनी था, डच शासकों की ना। और 1975 में जब आजाद हो गया, तो उस समय जो रानी थी विल्हेमिना, उन्होंने कहा कि अब आपकी अपनी इच्छा है कि आप नीदरलैंड आना चाहें, किसी भी देश में जाना चाहें, तो आपकी अपनी इच्छा है। हम्म। लेकिन क्योंकि पहले से ही वहां पे 3 पीढ़ियां निवास कर चुकी थी, तो उन्हें लगा कि नीदरलैंड जाना ही हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि फिर एक नई भाषा नहीं सीखनी पड़ेगी, और डच लोगों के लिए भी आसान होगा, क्योंकि वो
सूरीनाम में पहले से हिंदुस्तानी कल्चर को, हिंदुस्तानी संस्कृति को जानते थे। अडॉप्ट तो कर। वो लोग यहाँ आए हम्म। और फिर यहाँ पर आकर हम्म। फिर से उन्होंने आ से शुरू किया। अच्छा। और पहले घरों में उन्होंने रामायण वाचन का लगाया, हिंदी की शिक्षा रामायण के माध्यम से दी, है हम्म। ना। जैसे आपके घर में एक बड़ा कमरा है तो रविवार को हम आपके घर आ गए, फिर हम्म। किसी और के घर, ऐसे शुरू हुआ। और ऐसे करते करते आज हम सूरीनामी गिरमिटिया लोगों के यहाँ 50 मंदिर हैं सनातन धर्म के, 10 मंदिर है आर्य समाज के, गुरुद्वारे हैं, और वही हिंदुस्तानी जो उस समय गए थे उन्हीं के लिए यहाँ पे मस्जिदें भी हैं। तो ऐसे यहाँ पे फिर से हुआ, और आपको जानकर ये और भी खुशी होगी कि सूरीनामी गिरमिटिया लोगों ने ही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हिंदी को उस ढंग से मान्यता नहीं है जैसे दूसरी जगह में मान्यता है ना, दूसरे देशों में, लंदन में, बच्चों के अमेरिका। बच्चों के सिलेबस में इंक्लूड हाँ हाँ। तो वो रखते यहाँ नहीं है। तो उसके लिए जब हम सूरीनामी, उस समय भारतीय बहुत कम थे, मेरे ख्याल 150, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जब यहाँ पे स्थापित हो गए हैं हैं। तो हमारे बच्चों को हमें हमारी संस्कृति, हमें हमारी भाषा भी सिखानी है। तो जज सरकार ने कहा कि ठीक है, आप स्कूलों के नाम अपने संस्कृति के नाम पर रख लीजिए, लेकिन सिर्फ एक भाषा, जो एक पीरियड होता है धर्म और संस्कृति का, है हम्म। ना, उसमें आप अपनी भाषा संस्कृति सिखा सकते हैं। तो तो मातृभाषा ऐसे, में। हाँ। हाँ, हाँ। तो ऐसे करके अभी तक 6 स्कूल यहाँ पर 7 स्कूल हो गए हैं यहाँ पर अब। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे विषय हिंदी में पढ़ाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक विषय के रूप में अभी प्राथमिक विद्यालयों में हम्म। चल रहा है ये। तो ये हमारे लिए बहुत ये अच्छी आपका बात जो है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन है, ये शिक्षक वहाँ पे देते हैं उन स्कूलों में हिंदी पढ़ाने के लिए। हाँ हाँ, शिक्षक, ये शिक्षक तो हैं, ये हिंदी वहां पर पढ़ाते भी हैं। हम्म। ये शिक्षक पहले से भी हिंदी पढ़ाते हैं, हम्म। लेकिन और अच्छी हिंदी पढ़ाने के लिए ये हमारी कक्षा में भाग लेते हैं, प्रतिभागी बनते हैं, ताकि और अच्छे ढंग से बच्चों को धर्म और संस्कृति और भाषा की शिक्षा दे सकें। क्या बात। इससे पहले नीदरलैंड में सन 80 तक यहाँ पे इंडोलॉजी का विभाग हुआ करता था। हम्म। हम्म। यहाँ पर लाइदन यूनिवर्सिटी है, जो बहुत बड़ी विश्व की मानी हुई विश्वविद्यालय है, हम्म। वहां पे हुआ करता था। लेकिन वही है ना कि सूरीनाम से भी जब हम लोग आए थे तो अ, हमारी हिंदी इतनी ज्यादा समृद्ध नहीं थी कि हम यूनिवर्सिटी में जाके, विश्वविद्यालयों में जाके हिंदी पढ़ सके ना। हम्म। तो फिर उसके लिए, क्योंकि तब उन लोगों के लिए भी ये था कि पहले अपने आप को स्थापित करो, हम्म। छोटे से शुरू करो, तो हम्म। फिर वो जो विभाग था वो बंद हो गया था। हम्म। और यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर सूरीनाम गिरमिटिया लोगों के साथ साथ भारत से डॉक्टर गौतम यहाँ आए थे, हम्म। और उन्होंने यहाँ पर 1960 में वो आए थे, और 1980 में उन्होंने सूरीनाम प्रवासियों के साथ मिलकर हिंदी नीदरलैंड हिंदी संगठन की स्थापना की। और एक कार्यक्रम भी यहाँ आता था, ओम। अच्छा। अ, हाँ, सप्ताह में एक दिन आता था जिसमें हाँ। एक हिंदी भी पढ़ाई जाती थी उसमें, हाँ। और भारत और हमारे सूरीनाम और नीदरलैंड में जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, हाँ। उसके बारे में बताया जाता था, व्रत त्योहारों के बारे में बताया जाता था। और उसकी मासिक पत्रिका भी थी, हम्म। हम्म। जिसमें एक पेज हिंदी का होता था। हम्म। 15 साल करीब चली वो पत्रिका, लेकिन फिर कुछ राजनीतिक हलचल के कारण वो बंद हो गई। अच्छा। तो ये जी वहां पर भी भाषाओं पर राजनीतिक ये होते हैं मुद्दे। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो दूसरे धर्म के लोग हैं यहाँ पर, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहाँ आए थे, जब नीदरलैंड टूट गया था, तो सड़कें बनानी थी, बेकरी का काम करना था, मिल मजदूर चाहिए थे, तो कॉन्ट्रैक्ट पे टर्की से और मोरक्को से लोगों को 5 साल के अनुबंध पे यहाँ लाया गया था। तो उसमें से कुछ लोग तो चले गए थे 5 साल बाद, लेकिन कुछ लोग यहीं रह गए थे। तो उनकी आने वाली जो पीढ़ी थी, उनके बाद वाली पीढ़ी, उनको लगा इन्हें हमारी भाषा आनी चाहिए, तो उन्होंने कहा हम लोग मदरसे खोलेंगे यहाँ पर। तब भी डच सरकार ने कहा कि नहीं, क्योंकि आप यहाँ रहोगे, आपके बच्चे यहाँ रहेंगे,
तो जो नौकरी भी वो करेंगे तो वो डच में करेंगे। हम्म, तो जो यहाँ की स्थानीय भाषा है, राजभाषा है, डच भाषा, वो आनी जरूरी है उनको। लेकिन हाँ, आप एक भाषा, जैसे अभी हिंदी स्कूल में मैंने बताया, एक भाषा के रूप में आप वो सिखा सकते हैं। तो पूरा हिंदी स्कूल या पूरा अरेबिक स्कूल यहाँ ऐसा मान्य नहीं है, नहीं सही है। क्योंकि वो हाँ देश अपना एक स्वतंत्र देश है, तो वो अपनी भाषा को तो प्राथमिकता देगा ही देगा। जी। लेकिन और अब पूरे यूरोप में ऐसा है कि पूरे यूरोप में अगर आप फ्रांस चले जाते हैं, उनकी जीरो से लेके और हायर एजुकेशन जो है और राजकाज की भाषा, उनकी अपनी भाषा है। और वो चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे जो यहाँ के स्थायी हैं या रहने वाले हैं वो वही भाषा सीखें। तो जी, क्योंकि आगे काम उनको उसी भाषा में करना उसी है ना। भाषा करना है जी। जी। बिल्कुल। नहीं ये तो वाजिब है लाजमी है ये। तो नीदरलैंड में हिंदी लेखन या साहित्य के लिए किस तरह का पाठन वर्ग मौजूद है? हिंदी में जो पाठक वर्ग है वो बहुत अच्छा है। जी और अब तो जब से इंटरनेट की सुविधा हो गई है, जी। तो और भी ज्यादा पाठक बढ़ गए हैं। और एक सबसे पहले मैं गिरमिटियों को ही लेती हूँ, जो सुरीनामी हिंदुस्तानी है यहाँ पर। उनके लिए भारत जो है हम्म। वो हमेशा से एक तीर्थ स्थल है। यानी कि हर एक गिरमिटिया, से जुड़े हुए हैं, वो आत्मा से जुड़े हुए हैं उस तरह। हाँ, क्योंकि जब 152 वर्ष पहले उनके जो पूर्वज यहाँ आए थे और वो जो एक छवि भारत की लेके गए थे, हम्म वही छवि उन्होंने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रस्तुत की ना। तो हम्म भारत तो इतने 152 साल में बहुत बदल गया, हम्म लेकिन उनके लिए भारत अभी भी वही भारत, प्रेम सौहार्द वाला भारत है जो आज भी है। तो भारत जाना यानी किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है उनके लिए। तो जब यहाँ पर इंटरनेट आ गया और हिंदी की पुस्तकों का भी दूतावास के माध्यम से यहाँ पर आगमन हुआ, हम्म तो बहुत अच्छे संबंध बन गए। और पाठक वर्ग जो थे उनके मन में होता था हम और पढ़ें हम्म और पढ़ें। तो यहाँ पर अभी 3 प्रकाशन संस्थाएं भी हैं हिंदी की। हम्म लेकिन हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा हिंदी पाठक नहीं है अभी। हम्म हम्म अब कोरोना के बाद से इन 10 वर्षों में हिंदी पाठक बढ़े हैं, जो डायरेक्ट भारत से लोग आए हैं। तो हम्म वो पढ़ना चाहते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होती है उस देश, उस जगह, उस भाषा को जानना, वहां खुद को स्थापित करना। खुद को ठीक है ना। स्थापित हाँ। करना। फिर जब आप स्थापित हो जाते हैं, फिर आप अपने बच्चों के बारे में आगे सोचते हैं। कुछ साल तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, डच बोल रहे हैं, फिर अचानक आपको याद आता है कि ये तो अपनी अपनी भाषा। दादा दादी नाना नानी से वार्तालाप नहीं कर पा रहा। तो करेक्ट। कुछ तो हाँ, कुछ तो करना चाहिए। तो फिर वो हिंदी के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो इस तरह से मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं और इस तरह से हिंदी के पाठक अब यहाँ बढ़ रहे हैं। तो मैं अभी एक शब्दकोश भी तैयार कर रही हूँ हिंदी और डच का, ताकि जो भारतीय आए हैं उनको बेसिक डच आ जाए। क्योंकि यहाँ पर आप स्थायी रूप से रहते हैं, अगर आपको डच पासपोर्ट चाहिए तो आपको यहाँ पर परीक्षा देनी होती है डच भाषा की, जिसके 4 भाग होते हैं: लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। और उसका एक लेवल होता है, अगर आप उस लेवल को पार कर लेते हैं तभी आपको डच नागरिकता मिलती है। तो मुझे लगा कि मैं इस तरीके से थोड़ी सहायता कर सकती हूँ, तो इसमें भी प्रयासरत हूँ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जैसा आपने कहा कि दादा दादी की भाषा नहीं बोल पाएंगे बच्चे, तो एक कहावत है, कहते हैं आब आब कहकर मर गया पोता। कहानी आपने सुनी होगी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल। ये भारत आए तो दादी को अरबी आती नहीं थी, और जी बीमार हो गया और माँ बाप थे नहीं घर पर। तो जी जी। पानी मांगता रहा, आप कहकर आप। आप, हाँ, है ना, फारसी में, अरबी में फारसी आप में, यानी, अरबी में, हाँ। हाँ। अब वो दादी को समझ ना आए और फिर बेचारा बच्चा
चला गया। तो ये बड़ी ही अजीब कहानी थी। और शायद अब मुझे लगता है कि आप जैसे लोग हैं जो कि चीजें जिस तरह से प्रसारित कर रहे हैं अपनी भाषा, हर भाषा को उतनी वैल्यू मिलनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। जी जी, क्योंकि एक बिल्कुल भाषा जो बिल्कुल। है वो मदर टंग है, आपकी जनरेशन से चली आ रही है, तो पीढ़ियों से हाँ, चली आ रही है, तो उसे जीवित रखना हमारा कार्य है। और शायद आप और हम उस कार्य को कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं ऐसा कहना, ये कहना कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सूरीनाम में और नीदरलैंड में भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, भारतीय तीज त्योहार हम्म, और जो हमारे 16 संस्कार हैं, वो गिरमिटिया भारतीयों ने एकदम से पकड़ कर रखे हैं। बहुत तो बहुत ही आज भी जब हम लोगों में विवाह होता है तो माड़ो सजता है, हाँ तलवान होता है, हाँ लावा भुजाई होती है, हाँ मटकोड़वा होता है, हाँ हाँ। दूल्हा परछाई होती है। ये मैंने देखा है कि कभी कभी एक बार ऐसे हुआ था यहाँ पर सिंगापुर में कि बहुत सारे घरों में वरलक्ष्मी पूजा हो रही थी सिंगापुर में। हम्म। तो मैंने जी जी। एक शुक्रवार को स्टेटस डाला, दूसरे शुक्रवार को डाला, तीसरे शुक्रवार को, तो मेरी माता जी कहती हैं बेटा इतना वरलक्ष्मी पूजा तो इधर भी नहीं होता है जितना तुम्हारे यहाँ सिंगापुर में होता है। तो मैंने कहा हाँ, यहाँ पे ऐसी हर त्योहार को हम लोग बखूबी निभाते हैं और पूरी तरह से हाँ करते हैं उसको बाकायदा जैसे किया जाता है सारे नियम। और अगर ना पता हो तो फिर गूगल में सर्च करते हैं, यूट्यूब में पता करते हैं, और उस हिसाब से कॉस्ट्यूम भी पहनने की कोशिश करते हैं, ज्वेलरी भी हाँ। कोशिश करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है एक्चुअली। हम भारत से ज्यादा यहाँ पर अपने कल्चर को याद रखते हैं या उसे और मुझे लगता है कि यहाँ पे जैसे कि हमारा एक समूह जो है ना, जैसे आप सिंगापुर की बात कर रही हैं, इन त्योहारों के माध्यम से हम एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जुड़ जाते हैं। जी 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 जी। बैंक, क्या आप नई पीढ़ी को हिंदी भाषा और संस्कृति के प्रति जागरूक करने हेतु कुछ विशेष कार्य कर रही हैं? बहुत सारे कार्य आपने बताए, लेकिन कुछ मैं और जानना चाहती हूँ डीपली इस बारे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं कई बार जैसे अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार्स होते हैं ना हिंदी के, तो उनमें भी मैं बताती हूँ कि भारत में क्या है कि अगर आप हिंदी बोलते हैं या हिंदी स्कूल से पढ़े हैं तो आपको थोड़ा कमतर आंका जाता है, ऐसी धारणा बना एक रखी। हाँ धारणा बन गई है लोगों के मन में ना। लेकिन ये धारणा जो है ये एकदम मिथ्या है। बिल्कुल। क्योंकि हाँ, अंग्रेजी का प्रभाव था एक दिन। मैं आपको इसके पीछे, मैं अक्सर लोगों को ये बताती हूँ कि जब मैं यहाँ आई तो यहाँ की जब डच शिक्षा के लिए मैं कॉलेज में गई, तो पहले दिन हमारी अध्यापिका ने कहा कि देखिए, आज ही आपके पास एक चांस है अंग्रेजी बोलने का, क्योंकि आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। कल से हम सिर्फ डच में बात करेंगे और आप कोशिश करेंगे डच को समझने की। हम्म जो नहीं आए हम्म आप अपनी भाषा में मुझसे पूछिए, हम्म या टूटी फूटी डच जैसी भी है मुझसे पूछिए, लेकिन अंग्रेजी मत। हम्म उसके बाद मुझसे उन्होंने पूछा कि भारत को आजाद हुए कितने साल हो गए। हम्म। मैंने बोला अरे भारत तो बहुत साल हो गए आजाद हुए तो। अच्छा लगे, हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी भाषा कौन सी है, तो मैंने बोला हिंदी। तो बताए। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको भारत कितने साल आजाद हो गए। तो हम्म मैंने बोला बहुत वर्षों से हम लोग तो आजाद हैं, हम्म सब कुछ हमारा अपना है। तो उन्होंने कहा आपकी भाषा हिंदी है। हम्म। तो उन्होंने एक बात कही, जो डच अध्यापिका थी, तो फिर तुम गुलामों की भाषा क्यों बोलते हो। क्या बात। सही तो सही। मुझे पहले समझ नहीं आया कि ये क्या कह रही है, फिर बाद में समझ आया अंग्रेजी की बात कर रही। तो उस दिन के बाद मुझे लगा कहना तो इनका सही है। तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि देखो, जब तक वो भाषा नहीं छोड़ोगे तुम खुद के स्वामी नहीं बन पाओगे। अंग्रेज चले गए, तो अंग्रेज। ये, हाँ देखिए, जहां आपकी मजबूरी है वहां आप अंग्रेजी बोलिए, बिल्कुल सही। क्योंकि आपको काम करना है ना। हो बिल्कुल। सकता है वहां पे दूसरी भाषा कोई समझता नहीं हो, तो वहां बहुत जरूरी है। लेकिन अनावश्यक, जब आपको हिंदी आती है हम्म। और आप बच्चों को अंग्रेजी घर में सिखा रहे हैं तो उसका क्या फायदा। क्या फायदा। और आप अपने मेरे पास, परिवार में हैं, आप अपने परिवार की जो बेसिक चीजें हैं वो सारा कार्यक्रम तो आप अपने अनुसार कर रहे हैं, फिर ये भाषा कैसे बदल गई। वो बिल्कुल। मदर टंग, आप माँ बाप के साथ में हैं, आप दादा दादी के साथ में हैं।
तो आप मदर टंग ही बोलिए ना, अपनी अपनी मातृभाषा ही बोलिए। जी। बिल्कुल यही था। अब यहाँ पर भी जो भारतीय आए हैं, जो सूरीनामी लोग हैं ना, हम्म। वो या तो सरनामी बोलेंगे हम्म। या फिर डच में, तो वो पले ही बड़े हुए हैं, तो हम्म। इसलिए डच तो है ही उनके लिए। लेकिन हम लोग अपने घरों में अभी भी सरनामी हिंदी बोलते हैं, जो भोजपुरी के बहुत पास है। जी जी। और मेरे जैसे लोग जो हिंदी अच्छे से बोल सकते हैं, तो हाँ हाँ हम लोग तो हिंदी ही बोलते हैं घर हाँ में। हाँ हाँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा यहाँ भी जो भारत से आए हैं, आती है। वो बच्चों के साथ अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। क्या होता है, तो मैंने इन्वायरमेंट पूछा वैसा होता है, ये भी हाँ, कि होता आप है। बच्चों से अंग्रेजी में क्यों बात कर रहे हैं? हम्म। तो उन्होंने कहा कि रितु जी, बच्चा जो है ना, वो इंटरनेशनल स्कूल में है, तो हम्म। वहां पे अंग्रेजी का लेवल अप होना चाहिए। हम्म। यानी कि इसका क्या अर्थ है कि आप जो भारत से अंग्रेजी सीख कर आए हैं, हम्म। वो अंग्रेजी भी आप विदेशों में उस ढंग से उपयोग नहीं कर सकते, हम्म। है ना। आपको यहाँ आके आप कर रहे हैं। तो मैंने पूछा, आपको यहाँ पासपोर्ट है? उन्होंने कहा हाँ, हमारा पासपोर्ट है। और फिर वो मेरे पास आते हैं, हमारे बच्चों को हिंदी सिखाइए। तो मैं कहती हूँ, पहले बच्चों से आप घर में हिंदी बोलिए। बिल्कुल सही बात है। जी। हाँ। और दूसरा, हम्म। हमारी रोजगार की भाषा। मैं हमेशा नई पीढ़ी को कहती हूँ, आज तो नई पीढ़ी के पास इतनी संभावनाएं हैं, इतने रोजगार के अवसर हिंदी में हैं। पहले हमारे समय में हुआ करता था कि ट्रांसलेशन का कोर्स हम किया करते थे कि चलिए किसी किताब को इससे इस भाषा से उस भाषा में करना है, या दुभाषी का काम हम लोगों को संसद में करना है, या रेडियो पर जैसे मैं किया करती थी कि जब मैं प्रसार भारती के लिए जब न्यूज पढ़ा करती थी विदेश प्रसारण विभाग में, तो हमारे पास वो जो न्यूज आती थी, जो समाचार आते थे, वो अंग्रेजी में आते थे हम्म। और उनको हमें हिंदी में करना होता था। हम्म। तो वो एक कम संभावनाएं थी। या फिर आप टूरिस्ट वाले किसी उसमें लग गए, पर्यटन के कार्यालय में ना, कम संभावनाएं थी। लेकिन आज अगर आपको हिंदी आती है, हम्म। तो आपके लिए रोजगार के अवसर बाहें फैलाए खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, जी। आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं जो आपको भाषा के बेस पर ही मिल रहे हैं, और आप हाँ। कमाई कर सकते हैं उसमें। तो भाषा, मुझे ऐसा लगता है ये एक माध्यम है, और हर भाषा इक्वल है, कोई ऊपर नीचे बिल्कुल। हो नहीं सकती। वो तो हम लोगों ने ऐसा बना दिया कि भाई अंग्रेज आए, अब वो अपनी चीजें थोप रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि आप गुलाम हो तो उससे मतलब कुछ भी करवा सकते हैं, अपनी भाषा भी सिखवा। हाँ। तो लेकिन जब आप आजाद हो और हर जगह हो, तो आप अपनी भाषा लेकर चलिए, अपनी संस्कृति लेकर चलिए, ये जी। जरूर बिल्कुल। है। बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अब ये है कि गुलाब का फूल है और सुगंध किसी और की देगा तो कैसे चलेगा। सही बात, बिल्कुल सही उदाहरण राइट। दिया आपने। हर हर जी। किसी की अच्छा, अपनी। देखिए, आप अंग्रेजी बोलकर भी ब्रेड कम खाते हैं। अगर ब्रेड और रोटी रखी जाएगी, हाँ। तब आप रोटी ही खाएंगे, अच्छा, अंग्रेजी बोल के भी। क्या बात है। कम से कम तो मैं तो रोटी ही खाती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हम भी रोटी ही खाते हैं। तो हाँ। मुझे और बताएं कि आपने जो चलिए लेखन के बारे में तो बात हो गई, तो क्या आप नई पीढ़ी को हिंदी भाषा और संस्कृति के प्रति जागरूक करने हेतु कुछ विशेष कार्य कर रही हैं? काफी कुछ कर रही हैं आप, मुझे पता चल चुका है। और कुछ ऐसा है जो आपके आने वाले भविष्य में जो कुछ योजनाएं हैं करने की? जी हाँ, आने वाले भविष्य में ये योजनाएं हैं। अभी पंचतंत्र की कहानियां हम्म। मेरी लगभग पूरी हो गई है, उसमें 10 कहानियां हैं। हम्म। बिल्कुल प्राथमिक स्तर पे की है, प्राथमिक स्तर पे। क्योंकि अ, यहाँ पर जो हिंदी का जो स्तर है, वो उतना ऊंचा नहीं है ना, जितना भारत में या दूसरे देशों में है। हम्म। तो बहुत सरल शब्दों में हिंदी और डच में द्विभाषिक संग्रह है, हम्म। जिसको जो लगभग पूरा हो गया है। और हो सकता है कि सितंबर तक ये आ जाएगा प्रकाशित होके। हम्म। तो ये है। शब्दकोश की तैयारी कर रही हूँ हिंदी और डच की, उसमें भी बहुत बड़ा शब्दकोश नहीं, छोटा ही बनाना है। हम्म। लेकिन कोशिश रहेगी कि वो मेरा पूरा हो जाए इस साल तक, हम्म। तो या अगले साल तक। तो वो उसमें काम चल रहा है। और यूट्यूब चैनल के द्वारा भी प्रयास कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी और डच दोनों सीख लें। जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो पंचतंत्र की कहानियां, हाँ, जैसे हमारी जो किताबें पहले हम लोगों ने पढ़ी हैं पंचतंत्र की कहानियां, और उसके अंदर जो एक एक भाग होती है कहानियों की,
तो उसी तरह का आप कुछ बना रही हैं, तो कहानियां आपकी खुद की कहानियां होती हैं? नहीं, देखिए, पंचतंत्र की कहानियां तो पंचतंत्र से ही ली हुई हैं। हम्म। जैसे कि कहानी कछुए की और दो हंसों की कहानी है, हम्म। शेर की कहानी है। हम्म। लेकिन उनके साथ नीचे एक शिक्षा है, शिक्षाप्रद कहानियां हैं ये। हम्म। तो ये इतने सतही स्तर पे शुरू की है कि जो हिंदी पढ़ना सीख रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ना आता है, वो आराम से सरल शब्दों में हिंदी सीख ले। हम्म। और जो डच भी सीख रहे हैं भारतीय यहाँ पर, हम्म। वो भी सरल शब्दों में डच सीख सकें। हम्म। तो इस तरह की ये कहानी है। बाकी बच्चों का भी एक पेज है, वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर, हम्म। जिस पर मासिक कार्यक्रम होता है बाल साहित्य पर। हम्म। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन का भी मासिक कार्यक्रम जाता है साहित्य की किसी एक विधा पर। हम्म। और इसमें भरपूर कोशिश यही है कि जो युवा पीढ़ी है या आने वाली पीढ़ी है, इसमें अलग अलग तरीके के कार्यक्रम जाते हैं कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, हम्म। अपनी भाषा को न छोड़ें। हम्म। देखिए, मातृभाषा तो आप बिल्कुल नहीं छोड़िए। हम्म। मैं ये नहीं कहती कि सबकी मातृभाषा भारत में हिंदी है ना। हाँ। किसकी मराठी भी हो सकती स्थानीय है, भाषा। तमिल भी हो सकती हम्म। है, हम्म। कुछ भोजपुरी भी हो भोजपुरी भी सकती है, है। बिहारी तो भी है, सबसे, बंगाली भी। हाँ, जी। सबसे पहले प्राथमिकता तो आपकी मातृभाषा है। हम्म। लेकिन उसके बाद जो जिस नाम से भारत जाना जाता है, हिंदी भाषा, हम्म। उसको भी ग्रहण करें। जी जी। और जो हमारी संस्कृति है, चाहे आप किसी भी प्रदेश से आए हो भारत के, लगभग एक सी है, उसको ना छोड़ें हम। बिल्कुल। ये सब, क्योंकि यही हमारी पहचान है, हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, यही तो हमारी पहचान है जो वास्तविकता सबसे है अलग हमारे, बनाती है। हमारा बेस है ये, मतलब कहते हैं ना, आधार है ये हमारा। हाँ, हम इसी को छोड़ देखिए, देंगे मैं तो हम कहाँ रहेंगे? डच हम्म। सरकारी तंत्र में काम करती हूँ। लेकिन शुरू से लेके अब तक जब से मैं यहाँ आई हूँ, हम्म। 22 साल हो गए, हम्म। मैं बिंदी मैंने नहीं छोड़ी है। मुझे अभी खेद लग रहा है कि मैंने नहीं लगाई है। जी। बिंदी इसलिए भी नहीं छोड़ी क्योंकि ये मेरी पहचान है। हम्म। हम्म। मेरी बिंदी, मैं बोलूं या ना बोलूं, मेरी बिंदी समझ के लोग समझ लेते हैं कि मैं भारत से भारत। आई हूँ। और वो जो इज्जत मुझे देते हैं भारतीय होने के नाते, वो मेरी बिंदी के कारण और ज्यादा बढ़ जाती बढ़ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक कोट पहना था इसलिए मैंने नहीं लगाई, नहीं तो मैं लगाती है। हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो कुछ भी पहनूं। अच्छा। जब आप लगाते हैं तो मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी अब, कि अरे हिंदी नहीं। के प्रोग्राम में हमेशा लगानी है। नहीं, हमारे यहाँ भी जब हम लोग हिंदी पढ़ाने जाते हैं स्कूल में, तो हाँ। पे कंपलसरी है कि आपको बिंदी लगानी है, दुपट्टा लेना है। कि क्योंकि अगर हम अच्छा, लोग नहीं लगाएंगे, हम नहीं वो करेंगे, तो बच्चे कैसे फॉलो करेंगे? बच्चे क्या सीखेंगे? जी 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 जी। जी, बहुत अच्छी लर्निंग आपने बताई मुझे। तो रितु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अब तक किन साहित्यिक विधाओं में लेखन किया है, जैसे कविता, कहानी, लेख आदि। तो आपने बताया कि आप हिंदी, डच, ये दो भाषाएं हैं, तो कुछ और भी है? हाँ, इसके अलावा शोध पत्र है, हम्म। सूरीनाम संस्कृति पर है, नीदरलैंड में हिंदी उत्सव विकास, उद्भव और विकास है। और सूरीनाम के जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, हम्म। सूरीनाम इतिहास का खोया पन्ना, इस पे बहुत बड़ा शोध है। केटी कोटी प्रथा पर है। इस तरह से बहुत सारे हैं। नीदरलैंड की संस्कृति को लेकर है, बहुत सारे शोध पत्र भी लिखे हैं। गद्य और पद्य दोनों में ही लिखती हूँ, अनुवाद भी करती हूँ। हम्म। अ, इस तरीके से पुस्तक है। और एक शोधात्मक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है उद्भ्रांत जी की साहित्य रचना पर। तो वो भी है। और उससे पहले जो अनुवाद की पुस्तक थी, नोबेल प्राइज विजेता जो थे शान पॉल सार्त्र, हम्म। डच फ्रांस के राइटर थे, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है नो एक्सिट, हम्म। जिसका अंग्रेजी में बहुत बार मंचन हुआ था। हम्म। और जब मैं ट्रांसलेशन की, अनुवाद की शिक्षा ले रही थी भारतीय अनुवाद परिषद से, तो मुझे वहां पर 25 शब्दों को प्रैक्टिकल के रूप में करना था किसी एक भाषा से हिंदी में। तो अचानक हम लोग ये थिएटर देखने के लिए गए श्री राम सेंटर। तो मैंने सोचा, इतना अच्छा नाटक है, अंग्रेजी में, हिंदी में क्यों नहीं? हम्म। तो उन्होंने कहा कि हिंदी में इसको करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि छात्र जो है उनको समझना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगा फिर इसे ही करना चाहिए।
तो फिर वो मैंने किया, और जब वो 25 पेज हो गया, तो जो मेरे गुरु थे उन्होंने कहा, रितु 25 पेज हो गया, 68 पेज की किताब है, तुम इसको कर लो। तो हम्म। उनकी सहायता से फिर मैंने नो एग्जिट का बंद रास्तों के बीच नाटक का अनुवाद किया, जो वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। अब तक उसके 4 संस्करण निकल चुके हैं, और भारतीय नाट्यशाला जो है एनएसडी दिल्ली में, उसके पाठ्यक्रम में भी है। जी जी। फिर तो आपने बहुत हाँ अच्छा उसके जिक्र किया, अभी उनका काफी चल रहा है हर देशों में जाकर वर्कशॉप करना। तो सिंगापुर में भी आ रहे, हाँ तो शायद नीदरलैंड में भी आ रहे होंगे। तो नीदरलैंड में कैसा उनका हाँ उसके बाद फिर और नाटक लिखे हैं। अभी नीदरलैंड में आई नहीं है। अच्छा अच्छा, संपर्क किया है आपको। जी 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 जी, क्योंकि जब नाटक का मंचन होता है तो लेखक से संपर्क करना जरूरी होता है। और बाकी जयपुर फेस्टिवल में हो चुके हैं इसके, और होते ही रहते हैं मंचन, 100 से अधिक मंचन हो चुके हैं। और उसके बाद फिर यहाँ के बाल साहित्य का उपन्यास था, हम्म। उसको हिंदी में किया। उसके बाद जब बच्चों को कहानियां सुनाती थी, तो फिर यहाँ की कहानियां, उसका लोक कथाओं का किया। फिर नीदरलैंड की चर्चित कहानियां आई, हम्म। और इसी तरह से कुछ कविताओं का अनुवाद किया। तो अनुवाद का कार्य तो है उसमें, और उसके बाद अपने भी कविताएं और कहानियां, हम्म। लेखन और शोध पत्र चल रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्रगति वाला कार्य कर रहे हैं आप। मुझे लग रहा है कि काफी, मतलब एक लिस्ट है आपके पास बताने के लिए कि हाँ इस चीजों पर कार्य किया गया है। जी। आज मैंने एक कविता लिखी है, अगर आप चाहेंगी तो मैं सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, अ, स्वागत है आपका। हम लोग ये कविता है गूंगे पर, हम्म। क्योंकि जो मूक बहिर लोग होते हैं अक्सर हम उनको छोड़ देते हैं ना। तो हम्म। ये उस पर एक कविता है, शब्द से परे। हम्म। मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ, पर हर मौन में अर्थ है। जैसे बादल बोलते हैं बिना स्वर के, जैसे आंखें कहती हैं बिना लहर के। मेरा मौन, मेरा मौन कोई अभाव नहीं, यह एक संसार है जहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं, सिर्फ समझ चाहिए, बस वही। अंगुलियां हवा में चित्र बनाती हैं, होठ कुछ कहते हैं, पर ध्वनि नहीं आती। क्या तुम देख पाते हो वो कंपन, जिससे सारा ब्रह्मांड सिसकता है? मैं नहीं बोलती, क्योंकि मेरा सत्य शोर नहीं करता। वो दिल से निकलकर आंखों के आंसू में पलता है। और एक दोहा है इसमें, छोटा सा डाल दिया था मैंने। शब्दों से भी मौन गहन, मन की भाषा न्यारी, जो ना सुने संसार वह संवेदना हमारी। तुमने कहा ये गूंगा है, मैं मुस्कुराई। तुम सुन नहीं सकते, क्योंकि जो मन के पार है वो केवल मौन जानता है। और तो मौन की ये भाषा ब्रह्मांड जानता है। ब्रह्मांड हाँ, को शब्दों की जरूरत नहीं है, और इसीलिए शायद शब्दों की जरूरत नहीं है, क्योंकि असलियत वो में ना समान देखता मेरे है। घर में ना, जी, मेरे घर में ना 2 खरगोश हैं। हम्म। और खरगोश आपको पता है कि वो बोलते नहीं हैं। हम्म। तो लेकिन फिर भी वो, मैं नीचे हाँ जाती हूँ एकदम हाँ से पास आते हैं। हाँ 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 उनको पता है कि अब मम्मा नीचे आई है, गाजर हाँ मिलेगी, अब हाँ केला मिलेगा। और हाँ वो ऐसे आके करते हैं, हाँ चाटते हैं। हाँ हाँ। तो मैं सोच रही थी कि इनके मौन में भी कितने बड़े शब्द छुपे बहुत हुए हैं। सुंदर है शब्द, वो भले ही वर्णों में ना डालें उन शब्दों को, लेकिन भाव तो वही है, व्यक्त तो बिल्कुल। कर रहे हैं तो मतलब। उसी पर ही ये रचना हो गई आज सुबह। बहुत 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 खूबसूरत। और मुझे ऐसे लगता है कि जो अपने होते हैं ना, जिनसे कनेक्शन होता है, आप उनका मौन भी समझ लेते हो। हाँ कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी वाइब्स मैच होते हैं, और आप जी लेते हैं उस जिंदगी को बिना बोले। वो प्रोसेस हो बिल्कुल। सकता है, वो जरूरत नहीं है आपको कि आपको कुछ बताने की, समझाने की जरूरत हो। वो अपने आप दिमाग प्रोसेस कर लेता है कि हाँ भाई अब ऐसा होगा। जैसे एक बच्चा है, जब नहीं बोलता है तो भी माँ हाँ को पता है कि ये खुश है, ये रो रहा है, वो अपने भाव व्यक्त कर रहा है, वो खेल रहा है, तो भी उसको पता है कि ये स्वस्थ है।
अगर वो थोड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं कहता कि मैं बीमार हो गया हूँ, लेकिन माँ को पता है कि तुम बीमार हो, तुम मतलब तुम्हारा चेहरा डाउन जा रहा है। तो बहुत सारी भाषाएं हैं, बॉडी लैंग्वेज हैं, जिनसे आप भाव समझ सकते हैं। और ये भाव वही समझते हैं जो भाव से कनेक्ट करते होते हैं, आपके दिल से जी कनेक्ट। भाषा तो मुझे लगता है दिमाग, बिल्कुल। शब्द जो है वो दिमाग वालों को चाहिए होते हैं, दिल वालों को शब्द नहीं चाहिए होते हैं, वो मौन ही समझ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो भविष्य में आप हिंदी और भारतीय संस्कृति के लिए क्या नए प्रकल्प शुरू करने की योजना बना रही हैं? भविष्य में ऐसा सोच रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी हिंदी के तैयार हुए हैं या हो रहे हैं या शिक्षक हैं, उनको लेकर भारत की किसी संस्था के साथ एक कार्यक्रम किया जाए, ताकि उनको भी थोड़ा सा हौसला ज्यादा बढ़े और उनको पता लगे कि इस यहाँ से आगे और भी रास्ते हैं, जहाँ बढ़कर या आगे पहुंचकर वो किसी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, या उन्होंने जो पढ़ा उसको वो किस तरह उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो रोजगार के रूप में हो, चाहे शौक के रूप में हो, चाहे सामाजिक कार्यों के रूप में हो। तो ऐसा अभी एक अ, ऐसी मनोकामना है यहाँ पर। और बाकी तो सांस्कृतिक, जैसे अभी हमारा होने वाला है 29 जून को होने वाला है भोजपुरी संगम। तो पिछले दिनों 22 मार्च को हुआ था, भोजपुरी भाषा के ऊपर हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी दिवस था उस दिन। तो यहाँ के भारतीय दूतावास के साथ मिलकर भी हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। उनका जो सांस्कृतिक केंद्र है, समय समय पर हम लोग वहाँ पे कार्यक्रम करते हैं, ताकि यहाँ डच जो लोग हैं उन लोगों को भी हमारी संस्कृति से जोड़ा जा सके, बताया जा सके। तो इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं। और सिर्फ संस्कृति ही नहीं, बाकी रोज, जैसे मैंने कहा, रोजगार, और जो जितने भारतीय यहाँ बाद में आए हैं, ज्यादातर आईटी वाले हैं, सभी रोजगार के माध्यम से ही यहाँ पर प्रवास किया है। तो उन लोगों की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ पर संस्कृति को, संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए। क्योंकि पहले क्या था कि जो हम सुरीनाम आए थे, सुरीनाम गिरमिटिया जो आए थे, वो जैसे हम लोग लावणी नहीं जानते थे, लावणी तो है ना? महाराष्ट्र क्योंकि की हम, थी, मराठी हाँ हाँ, तो लोकगीत क्योंकि जो हम वो लोग तो पल्लू सब, डाल के ऐसे डांस करते हैं। हाँ हाँ, हम लोग उत्तर पूर्व से सारे आए थे ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हाँ भोजपुरी, हाँ ब्रज, इस साइड से, हाँ, उत्तर वाले हम लोग आए थे। हाँ तो जो वो जितना हम जानते थे वो वाली संस्कृति हमने फैलाई थी। हाँ लेकिन अब जो नए भारतीय आए हैं ना, उसमें से बहुत सारे महाराष्ट्र से भी आए हैं, बंगाल से भी आए हैं। तो उस तरीके की दुर्गा पूजा, गणपति या गुजराती गरबा हम्म, जो नहीं जानते थे, तो वो भी यहाँ पे चल रहा है। तो उस तरीके भारत, के हाँ। कार्यक्रम भी हम लोग करते तो अब संपूर्ण हैं। भारत आ रहा है, अच्छी बात है कि जी न्यूजीलैंड में भी पूरा भारत आ रहा है, और हर तरह का भारत, क्योंकि भारत तो है ही कि विविधता में एकता। भारत माना जाए तो जी विश्व एक तरफ और पूरा भारत एक तरफ। जितनी वैरायटी बिल्कुल। भारत में है, अगर पूरे विश्व को मिला करके भी देखी जाए, तो ना भाषाओं में, ना संस्कृति में, और ना लोगों के कैरेक्टर्स में, ये आपको भिन्नता मिलेगी नहीं कहीं पर भी, और जितनी। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के लगभग विश्व के सभी देशों के साथ दोस्ताना संबंध है। जी तो जब भी कोई भारतीय कहीं जाता है, भारत से बाहर कहीं भी जाते हैं, तो उनको बहुत सम्मान से देखा जाता है। और नीदरलैंड में ज्यादातर लोग पूछते हैं हम्म, कि आप भारतीय क्या खिलाते हो अपने बच्चों को कि वो इतने बुद्धिमान होते हैं। ये ब्रीड है, ये भारत का ब्रीड है। ये जो कहते हैं ना कि भारत को एक तीर्थ मान रहे हैं, वो ऐसी नहीं, हाँ उसका यही कारण है। कहते हैं ना कि हाँ, तो बहुत सम्मान मिलता है भारतीयों को। क्योंकि वो बुद्धिमान होते हैं। इवन यही हाल यहाँ पर भी है, सिंगापुर में ऐसे। हम्म। जब मैं नई नई आई थी, तो जब लोग, एक्चुअली मेरा थोड़ा रूप रंग वैसा था कि वो कहते थे, आर यू सिंगापोरियन? उनका, नो, आई एम इंडियन। हाँ कहते हैं कि ओ, इंडियंस आर वेरी क्लेवर, दे बिकम आईटी, दे विल गो टू शिपिंग। मतलब ऐसे कि वो हमेशा दिमाग वाला काम करते हैं, वो कोई छोटा मोटा काम नहीं हाँ करते हैं। तो ये एक बहुत बिल्कुल बिल्कुल। खासियत है हमारे भारत की, कि बुद्धि जीव के हाँ पैदा होते हैं वहां पर। और पूरे विश्व में ये प्रख्यात हैं, और ये विदित है कि भाई हमारे भारत से आए हुए लोग हमेशा बुद्धि वाला कार्य करते हैं।
तो हाँ, इसीलिए तो ये बहुत अच्छा लगता है गर्व सुनकर की बात है ये कि हमारे लिए। भारत का सबके साथ दोस्ताना संबंध है, और भारतीय जो है वो हर जगह अच्छे कामों से अपना नाम ऊंचा करते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं अब जानना चाहूंगी, हमारा कार्यक्रम अंतिम चरण पर पहुंच चुका है अपने, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस मंच के द्वारा मैं दर्शकों को संदेश देना चाहती हूँ, वही कि सबसे पहले तो अपनी मातृभाषा को ना भूलें, भारतीय हैं इसको ना भूलें, और हिंदी भाषा का जितना प्रचार प्रसार आप कर सके वो तो आप करेंगे ही। साथ ही हिंदी भाषा को हीनता सा न दे, हीनता की नजर से ना देखें, क्योंकि हम सबसे पहले भारतीय हैं, और जब भारत की जो भाषा है, एक मूल भाषा हिंदी, उसको सम्मान से देखें। और जो लोग, मैं यहाँ भी ये भी बता दूं कि मेरी जो शिक्षा हुई है पीएचडी तक, मैंने 2 बार एमए किया, और एक बार हिंदी में किया और एक बार जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में किया, और मेरी पूरी शिक्षा जो हुई है वो हिंदी में हुई है। तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि हिंदी पढ़कर आप कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। देखिए, कहीं तो मैं हूँ, बिल्कुल। तो मैं आप लोगों से भी बिल्कुल। भाषा और सीखने हमारे के साथ बाद। जुड़े, हाँ, हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहिएगा, हम्म, क्योंकि अनसुया जी एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। तो जितने हिंदी भाषी हम एक साथ जुड़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और और अपनी भाषा आप का हमारे प्रचार साथ हो। हमेशा यूं ही जुड़े रहिए। और जी, जय हिंदी, जय भारत। क्या बात है, बहुत सुंदर। और आपका बहुत बहुत आभार, जी अनसुया जी, मुझे इतना बड़ा मंच देने के लिए, और हमारे आभासी पटल से जुड़े हुए आज हमारे श्रोता और दर्शक गणों का भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, कि वो इतनी देर तक मुझे सुन सके धैर्य से। ये आपने बहुत 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 सुंदर आभार। बोला, बहुत सारी चीजें बताई, इतनी ज्ञानवर्धक चीजें बताई जो नीदरलैंड के बारे में, सूरीनामी के बारे में हमें पता नहीं थी। और आपकी बातें बहुत ही जानकारी भरी हैं। आपका जो कार्य है वो बहुत प्रगतिशील है। आप अपने भारत की भाषा हिंदी के लिए कार्य कर रही हैं। हम सब एक ही फील्ड से हैं, एक ही मैदान के में हैं, मतलब एक ही बोट है जो जिसमें जी, हम तैर रहे हैं। और हमारे सवार हमारा हैं जी। है वो एक ही है। तो हम सभी अपने लक्ष्य तक पहुंचे, और आप अपने कार्य में बहुत संपन्न रहें, आगे बढ़ें, आपकी आने वाली जनरेशन हिंदी सीखे। और आपने हमें हमारे मंच पर आकर हमें भाग्यशाली बनाया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और फिर मुलाकात होगी। हम चाहेंगे कि कभी आप हमारे देश भी आएं, और हम यहाँ पर आपको अपने दर्शकों जी, आए फेस टू फेस। जी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सौभाग्य होगा, जरूर आऊंगी, बिल्कुल। जरूर आऊंगी। बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।